स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट है आप देख रहे हैं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं बता रहा हूँ, बक्सर में एक जगह हम लोगों ने रेंट पे एक जगह लिया हुआ है जहाँ पे हमारे लड़के रहते हैं। भाई जब लड़के रहते नहीं, वो दिन भर मेरे साथ फील्ड में घूम रहे, खाली रात को सोने आते, एसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, और उसका बोलते 6,000 रुपये बिल आ गया। हाँ, वो करते ही पहले पैसा कट जा रहा है। बोले कि ये हो क्या रहा है? तो मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, जहाँ जा रहा हूँ मैंने कंट्रोल किया है और मुझे पता है कि ये किया जा सकता है। इसलिए आज मुझे कोई पढ़ाएगा कि नहीं पॉसिबल है तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने खुद अपने हाथों से कंट्रोल किया है, तो मुझे पता है ये किया सब कैसे किया जा सकता है ना। आपने वंचित कर रखा होगा हर चीज़ से, उसको ना आप पेपर्स देते होंगे, ना उसके जो गाड़ी के प्रॉपर तेल देते होंगे, ना ही उसके बाकी मान लीजिए एक डेड बॉडी मिल गया तो उसको उठा के ले आने में, उसको मोर्ग तक पहुंचाने, पोस्टमार्टम कराने में एक खर्च इन्वॉल्व है, ना आप उसको वो खर्च देते हैं। तो उस तरह से आपने उसको अब उसी का दुहाई दे के वो यहाँ वहाँ से पैसे उठा रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने से जो महिलाएं वोटर जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमारे साथ हैं, क्या है कि हमने शराब बंद कर दी है, क्या आपके पक्ष में होंगे महिला वोटर? देखिए, एक बात पता है नरोत्तम जी, ये जो बहुत बड़ा ठगी किया जा रहा है हमारी महिला वोटर के साथ। आपने कहा शराबबंदी कर दिया, बंद हुआ क्या? जो पहले शराब पी के आते थे वो अब नहीं आते क्या शराब पी के, है ना? बल्कि उल्टा आप देखिए कि अब घरों के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस हैं, जनसुराज के साथ अब जुड़े हैं, चुनाव भी लड़े, अब आगे आपकी क्या भूमिका होने वाली है? आगे नरोत्तम जैसा है कि जनसुराज जो एक दल बन के उभरा है और बिहार और भारत के भविष्य में एक अग्रिम भूमिका निभाने का प्रयत्न जो कर रहा है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि मैं एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप से जनसुराज को, बिहार को और भारत को कहीं ना कहीं मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। दल बन गया, प्रशांत किशोर कई एजेंडा रखे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठने लगा है आपके ऊपर कि आपके जो सूत्रधार हैं उन्होंने अध्यक्ष की नियुक्ति से ऐलान से पहले कहा कि एक दलित अध्यक्ष है। इस पर कई दलों ने कटाक्ष किया है कि प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फिर जातिवाद पर ही आ गए। नहीं, इसमें आप समझे नहीं इस बात को। इस बात को ऐसा समझना है कि पहले के भी हमारी जो सभाओं में उन्होंने कहा है कि हर हर साल हमारा अध्यक्ष बदलेगा। और कैसे बदलेगा? हमने समाज को 5 रूपों में, 5 पार्ट्स में देखा है। एक परिवार के 5 भाई, ठीक है? तो उसमें से जो हमारा भाई सबसे कमज़ोर माना जाता है समाज ने, जिसको ये समझ लिया है कि ये भाई हमारा सबसे कमज़ोर है, जिसको कहीं ना कहीं एक पीछे छूट गया है किसी किन्हीं सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों के कारण। तो इसलिए एक जब ऐसा भाई जो हमारे कमज़ोर, जो 5 भाई में से जो हमारा कमज़ोर वाला भाई है, उसका, उस कम्युनिटी का कोई प्रतिनिधित्व अगर आगे बढ़ रहा है, तो पूरी उस कम्युनिटी के लिए एक मैसेज होता है टू फील स्ट्रांग, मजबूत महसूस हो। आपको ऐसे हवा में ना हो जाए, आपको वो मजबूती से आपकी बात स्थापित हो कि आप अपने को कमज़ोर समझते थे, देखिए आप ही हमारे नेता हैं, आप ही हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हमारे पहले प्रतिनिधि बन के उभर के आ रहे हैं। तो उस समाज के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देखिए, आप देखिए, और पूरे समाज के लिए, और समाज को एक ये दम मिलता है कि यार हम में नेतृत्व की क्षमता है, हम में अच्छे लोग हैं, हम में ऐसे लोग हैं जो विकसित हैं और पूरे समाज को आगे बढ़ा के ले जाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये उस समाज के लिए एक सकारात्मक एक मैसेज है, ना कि पॉलिटिकल मैसेज, जिसको ना, मुझे लगता है उसको नहीं रीड करना चाहिए। अच्छा, पर आनंद मिश्रा की क्या भूमिका जनसुराज के अंदर होने वाली है? देखिए, जनसुराज के लिए, जब अभी जनसुराज तो अभी बना ही है, अभी तो एक जो बन रहा है वो क्या कहते हैं, वर्किंग कमिटी टाइप्स बन रहा है, चल रहा है। तो हम लोग इसी का एज अ पार्ट ऑफ द होल, जो अभी एक क्या कहा जाए कि जो अटेम्प्ट है कि अगले 6 महीने में हम सेट कर दे पूरे पार्टी को, एक तरीके से सांगठनिक तौर पे चुनाव कराए जाए पार्टी के अंदर, जिसमें तो ये सब चीज़ें करने में तो मेरी एक भूमिका रहेगी सांगठनिक तौर पे। और जो राजनीतिक कार्यक्रम जितने चल रहे होंगे पूरे राज्य में या कहीं पे भी, तो उसमें भी मुझे इम्पोर्टेंट दायित्व मिलेगा और मैं उसका निर्वहन करूँगा। सवाल इसलिए भी लाजमी है कि जब प्रशांत किशोर जनसुराज का पदयात्रा, जनसुराज दल बनाए हैं, उसमें जो राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जैसे अधिकारी वर्ग से आप लोग आए हैं, बड़े नाम सिर्फ आप ही हैं। मनोज भारती जो अध्यक्ष बने हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि कई लोग उनका नाम तक भी नहीं जानते थे जब तक प्रशांत किशोर ने उनका ऐलान नहीं किया, लेकिन आनंद मिश्रा एक बड़ा नाम बिहार में प्रभावी हो गया था। कैसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आपका? हाँ, नहीं, ऐसे देखिए क्या होता है ना कि जो
जो बड़ा भाई होता है, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे लोगों के बीच हूँ, जाना चाहता हूँ, तो मेरी ये भूमिका बननी चाहिए। मैं खुद ये बात प्रशांत भैया से बात होती है कि मुझे एक ऐसा दायित्व है कि मैं और लीडर्स क्रिएट कर सकूँ। अब चलिए आनंद मिश्रा तो फिर भी थोड़ा बहुत जो भी एकदम एक चुनाव लड़े, जो थोड़ा बहुत जो भी मैं जानते हैं मुझे लोग, तो मैं जितना पे बढ़ा हूँ, मान लीजिए अभी 100 में से मैं पाँच पे आया हूँ, 5 पायदान पे आया हूँ, तो कम से कम बाकियों को तो 4 तक ले आऊँ खींच के। तो ये जिम्मेदारी उठाऊं। जब बाकी मेरे भाई मजबूत हो जाएंगे, 4 तक आ जाएंगे, तो फिर हम 5 से 10 पे चले जाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं देखना चाहिए कि एक ही आदमी को फोकस मिले, या मैं पर्सनल लेवल पे काम बोलना चाहिए, है ना। जब काम बोलेगा ब्रदर, जब अगर आनंद मिश्रा काम करेगा, वो खुद दिखेगा, वो खुद हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे हर जगह फोकस में रहना ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि एज ए लीडर मुझे अपने को पता है कि मैं कहाँ हूँ, है ना। तो मुझे किसी तमके की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे किसी तरह का प्रोफाइल का ज़रूरत नहीं है। मैं अब अगर पता है कि मैं क्या हूँ, तो अब मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इस पे मेरा आकलन होना चाहिए कि मेरा योगदान कहाँ कितना है, मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, कहाँ दिख रहा हूँ, कहाँ स्टेज पे बैठा हूँ, इस सब से आकलन नहीं होना चाहिए। यही बदलना है बिहार में। एक सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर कहे हैं कि कई और नमूने आपको हम दिखाएंगे, क्या इन सब मामलों पर लेकर प्रशांत जी से आपकी बातचीत हुई है कि आनंद मिश्रा को कौन सा भूमिका मिलने वाला है? नहीं, इसको लेके देखिए, हम लोग बता रहे हैं कि एक पूरा एक कमेटी है अंदर में, जो काफ़ी कोर हैं, जैसे मैं भी हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात होती है, और हो के हम लोग आपस में बात करके अपने लिए काम निकालते हैं कि भाई मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। उस हिसाब से उस हिसाब से अब मुझे कला और संस्कृति का क्षेत्र दे दिया, तो मेरा क्षेत्र नहीं है ना, मेरा जो क्षेत्र है उस हिसाब से, तो ये ज़रूर सबसे बैठक करके बात करके विचार विमर्श होके ही हमारे पार्टी में काम होता है। चलिए अब आपके एजेंडे की ओर चलते हैं। आप शराबबंदी एक बिहार के लिए बड़ा एजेंडा भी बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी ख़त्म करने से जो महिलाएं वोटर जो नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमारे साथ हैं, कहे कि हमने शराब बंद कर दी है, क्या आपके पक्ष में होंगे महिला वोटर? देखिए, एक बात पता है नरोत्तम जी, ये जो बहुत बड़ा ठगी किया जा रहा है हमारी महिला वोटर के साथ। आपने कहा शराबबंदी कर दिया, बंद हुआ क्या? जो पहले शराब पी के आते थे वो अब नहीं आते क्या शराब पी के, है ना। बल्कि उल्टा आप देखिए कि अब घरों के बच्चे, जो घर के जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो गाड़ी का टोटो ई रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, वो सारे पकड़े जा रहे हैं ये दारू के केसेस में और जेल जा रहे हैं। जो बड़ा माफिया है, जो ये पूरा सिंडिकेट चला रहा है दारू सप्लाई का, वो कहाँ पकड़ा जा रहा है? तो आपने तो उल्टा और उन गरीब जो महिलाएं हैं उनको और अप्रताड़ित कर दिए कि अब वो पता नहीं, पहले हस्बैंड मान लीजिए शराब पी के आके बदमाशी करता था, है ना, वो महिलाओं को लगा अब वो नहीं करेगा, लेकिन तो कर ही रहा है। हो सकता है हाँ थोड़ा डरा हुआ है, ये ज़रूर है, लेकिन क्या उससे वो खर्च करना बंद कर दिया? क्या उसका दारू का नशा छूट गया? अब बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि घर के लड़के, छोटे छोटे बच्चे, घर के जो हस्बैंड्स हैं, वो जेल चले जा रहे हैं, पुलिस की उल्टी प्रताड़ना उनके ऊपर हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिला उससे संतुष्ट नहीं है कि आप भाई बोल तो दिए कि शराब बंद कर दिए, दुकानों में बंद हो गया, अब घर पे सप्लाई करवा दे रहे हैं। कोई पीछे आके अभी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे पता चला कि लोग आप ना दारू का बोतल ला के आपको आके 2 पैक पिलाएंगे, फिर बोतल लेके चले जाएंगे, पकड़ा गए तो फिर अगले दिन ला के 2 पैक आपको पिलाएंगे। इस लेवल तक ये चीज़ भ्रष्ट, इसका जो एग्जीक्यूशन है इतना भ्रष्ट है कि दारू और शराब बंदी के नाम पे आपने शराब को और फैला दिया है। और दूसरी बात, वो रेगुलेटेड नहीं है कि पहले आप जो महिलाओं को भी पता होता था कि भाई चलो यहाँ इस दुकान से शराब पिया है, गलत पिया लेकिन नशा में है, फिर उतर जाएगा। अब वो शराब के नाम पे कब जहर पिला दें इनको पता नहीं, क्योंकि जहरीली शराब आज तो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी चेक नहीं कर रहा है कि क्या शराब आ रहा है, वो कहाँ बन रहा है। आज किसी दिन ये ट्रेजेडी होगी, बहुत जगह हो चुकी है, जब जहरीली शराब से मौत हुआ है, जिसमें आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गलत ही बयान दिया कि भाई उन्होंने पिया है तो वो मरे हैं टाइप का बयान दिया है। तो उन जगहों पे उनका वो जिम्मेदारी था ना, होम मिनिस्टर भी तो है, तो जिम्मेदारी उनका था कि वो शराब आया कैसे अंदर, आप रोक नहीं पाए ऐसी चीज़ समाज में, और आप कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मजाक समझ के रखा है। तो इस चीज़ को आप, इस बात को समझिए, ये एक सामाजिक अभिशाप बन गया शराबबंदी, जिसको शराबबंदी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है कि हमने शराब बंद किया। बंद कहाँ हुआ है शराब? उल्टा और शराब बढ़ गया है, उसके इर्द गिर्द क्राइम बढ़ गया है, शराब तस्कर बढ़ गए हैं, उससे जो ये ब्लैक मनी जो आ रहा है, जो काला धन आ रहा है, उसके चलते आप कानून व्यवस्था बिगड़ गया है। तो हर तरफ से इसके कारण तो दुर्दशा हो रखा है समाज का। तो इसको ना हटाया जाए तो फिर क्या किया जाए? आपके नेता XXX की बात करते हैं, वो XXX पर आपका विचार हम जानना चाहते हैं।
शराबबंदी पर तो जान लिया, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे पर क्या विचार है आपका? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो कंसेप्ट है, आप देख रहे हैं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं बता रहा हूँ, बक्सर में एक जगह हम लोगों ने रेंट पे एक जगह लिया हुआ है, जहाँ पे हमारे लड़के रहते हैं। भाई जब लड़के रहते नहीं, वो दिन भर मेरे साथ फील्ड में घूम रहे, खाली रात को सोने आते, एसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, और उसका बोलते 6,000 रुपये बिल आ गया। हाँ, वो करते ही पहले पैसा कट जा रहा है। बोले कि ये हो क्या रहा है? तो मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ। मैं जानता हूँ ये स्मार्ट मीटर का जो एक आप लोगों ने स्मार्ट को करे, स्मार्टली पैसे चूसे जा रहे हैं जो गरीब लोगों से। तो आई मीन डेफिनेटली मेरा कहना है कि ये गलत है, और इसके ऊपर काम भी नहीं हो रहा है कुछ, और बल्कि उल्टा और ज़बरदस्ती आप गला पकड़ पकड़ के लोगों को लगवाया जा रहा है। तो इस पे काम होना चाहिए। और जो ज़मीनी सर्वे की बात करें, तो ज़मीनी सर्वे तो देखिए अभी तो सस्पेंडेड एनिमेशन में ही है ना। और ये अगर करेंगे तो आप देख लीजिए घर घर में लड़ाई लगेगी, क्योंकि जो पेपर और जो डॉक्यूमेंट आपको एज अ सरकार मेंटेन करना चाहिए था, आप वो जनता से मांग रहे हैं। तो आप किस बात का इतना राजस्व का आप टैक्स उठा रहे थे, या राजस्व डिपार्टमेंट जो पूरा चला रहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर क्या रहे थे कि जब आपको पेपर्स मांगने पड़ रहे हैं पब्लिक से कि भाई आप अपने पेपर लेके आओ और हम चेक करेंगे, तो आपके पेपर्स कहाँ गए? उन सब की जिम्मेदारी फिक्स हो रही है कि जो पेपर गायब हो गए, कैसे किसी के नाम पे इंक कैसे गिर गया है, वो किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो रही है? कितने लोग सस्पेंड हुए, कितनों की नौकरी आपने खत्म की, कितनों को अरेस्ट किया? ये पूरा भ्रष्टाचार का एक नया जाल खड़ा किया जा रहा है इसमें, और इस पे समाज भी त्रसित हो रहा है, और कुछ इसका पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। उल्टा थोड़े दिन में देखेंगे भाई भाई बाप भाई सब लड़ मर रहे हैं पूरे समाज में, और इसका बहुत ही गलत प्रभाव होता अगर ये करते तो। भ्रष्टाचार से ही अब सवाल आपके दल पर है कि अधिकारी को ज़्यादा तवज्जो प्रशांत किशोर दे रहे हैं, और बिहार में कहा जा रहा है कि अधिकारियों का राज है, अफसरशाही ज़्यादा है। तो क्या प्रशांत किशोर अधिकारी को लाएंगे तो वो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप इस बात को समझिए, जो वो कह रहे हैं कि जो सरकार चंद अधिकारी चला रहे हैं रिटायर्ड, है ना, तो मतलब क्या हुआ कि जो मेन नीतीश कुमार जी हैं, चाहे जो हमारे मेन जिसको जो मंत्रियों को चलाना चाहिए, उनसे चीज़ों को छीन लिया गया है, और कुछ लोगों ने कोठरी बना के अपना उस पावर को छीन लिया है और काम नहीं करने दे रहे हैं सरकार को। तो अगर आप बोलेंगे हमारे पास भी अगर अधिकारी है, तो वो कोठरी नहीं ना बना है, फैसले ऐसे नहीं कर रहे ना कि 4 अधिकारी मिलकर सब कुछ चला रहे हैं। अभी प्रशांत जी जैसे हमारे टीम के लिए मेन कंसल्टेंट है, मेन मेंटर हैं, तो भाई वो दिख रहे हैं ना, उनकी बातें सुन रहे हैं ना, वो तो उनको हमने निरस्त नहीं कर दिया है सब लोगों ने मिलके, जितने अधिकारी लोग हैं वैसा अधिकारी। तो ये दो अलग अलग संदर्भ है। दूसरी बात आप समझिए कि जो भी यहाँ पे जन सुराज में आया है ना, उसका सबसे पहला जो उसको जिम्मेदारी मिलने के लिए जो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला उसका क्राइटेरिया होगा, वो होगा ईमानदारी। कि अगर आप में ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी इस काम का जिसको आपने ठाना है, ईमानदारी आपके प्रयास का जो आप करेंगे, ईमानदारी उस निष्कर्ष का, रिजल्ट का जो निकलेगा आपके प्रयास से, तो अगर ईमानदारी नहीं होगा तो फिर वो लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ अफसर होने से ये मत सोचिए कि सब अफसर बने तो सब अफसर ही आगे बढ़ जाएंगे, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जो अफसर हैं जो सच में काम करना चाहते, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि आप किसी भी अदरवाइज जो नेतृत्व के लोगों से उठा ले, जिससे है ना, तो जो नेता है सो कॉल्ड ज़मीन से उठ के आए हैं, जो कहते हैं कि हम तो ज़मीनी नेता हैं और हमने देखा है नेता, हाँ, तो हम लोग भी ज़मीन से ही उठ के आए हैं भाई। एक संगठित तौर पे काम किए हैं, एक अच्छे तरीके से काम किए हैं, और हमें भी पता है कि ज़मीन पे क्या होता है, कैसे होता है। और जिन नेताओं का क्लेम करते हैं कि आप नेता, तो आप जैसे और भी नेताओं के साथ हमने काम किया, आपका एक्सपीरियंस हमको भी पता है। तो इसीलिए जो अधिकारी आएगा वो एक अनुभव लेके आएगा, एक सही कहते हैं ना कि एक उसका प्रयास का तरीका बड़ा संगठित, ऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना, प्रोफेशनल उसका रिजल्ट्स होगा, वो अकाउंटेबल होगा। वो जितना भी खराब काम करे ना एक अधिकारी, वो एक नॉर्मल उस नेता से तो बेहतर ही काम करेगा जिसको जीवन में कुछ नहीं मिला और वो इसलिए नेतागिरी करना पड़ रहा है, उससे तो बेहतर काम करेगा कम से कम अधिकारी। आपके नेता बिहार के विकास के कई सूत्र बताते हैं, लेकिन अब हम आपसे आपका सूत्र पूछते हैं कि बिहार में क्राइम का जो है वो 90 का दौर में क्राइम होता था। नीतीश कुमार 5 के बाद दावा करते हैं कि हमने उस पर कमान लिया, लेकिन फिर अभी भी लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता, आरजेडी नेता का मर्डर हो जाता है। पूर्वोत्तर का सिंघम, काउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आनंद मिश्रा के पास अगर सरकार में आते हैं तो क्या सूत्र है कि बिहार में क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इसके बड़े सिंपल सूत्र हैं। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ मैंने कंट्रोल किया है, और मुझे पता है कि ये किया जा सकता है। इसलिए आज मुझे कोई पढ़ाएगा कि नहीं पॉसिबल है तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने खुद अपने हाथों से कंट्रोल किया है, तो मुझे पता है ये किया सब कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि जो आपका जो व्यवस्था है उसमें आप ईमानदारी लाइए। आप यहाँ पे थानेदार को,
है ना, आपने वंचित कर रखा होगा हर चीज़ से, उसको ना आप पेपर्स देते होंगे, ना उसके जो गाड़ी के प्रॉपर तेल देते होंगे, ना ही उसके बाकी मान लीजिए एक डेड बॉडी मिल गया तो उसको उठा के ले आने में, उसको मोर्ग तक पहुंचाने, पोस्टमार्टम कराने में एक खर्च इन्वॉल्व है, ना आप उसको वो खर्च देते हैं। तो उस तरह से आपने उसको अब उसी का दुहाई दे के वो यहाँ वहाँ से पैसे उठा रहा है कि भाई हमको तो थाना चलाना है। वो अपने एसपी को बताता है तो एसपी भी थोड़ा सा समझ जाता है, यार मैं तो पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ, चलो थोड़ा इग्नोर करो। तो वो 20,000 की खर्च के नाम पे 20 लाख रुपया उठाता है, जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों के जेब से वो निकाला जाता है, वो आपको और मेरे को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसमें। तो ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल बताया, आप इस छोटी सी चीज़ पे अगर नज़र डाल दे सरकार, इस छोटी सी चीज़ पे कि जो आप एसएस फंड होता है, जो सीक्रेट सर्विस फंड होता है, जो एसपीस को जाते होंगे, वो अगर आप थाने तक पहुंचा दीजिए ना, ग्राउंड तक, एक थाने का खर्च आप बैठ के निकालिए कि एक थाना चलाने में क्या खर्च आता है, और वो चीज़ थानेदार के पास पहुंचना चाहिए, तो उसके पास कोई कहने का कारण नहीं होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया वैसा किया कुछ भी। और फिर आप पूरा लाइन से एसपी तक 1 रुपया का लेन देन ना हो, ये जब सच्चाई आ जाएगी ना वहाँ पे, तब उस दिन ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और ये लेन देन नहीं होगा, ये गोरख धंधा नहीं होगा जब पॉलिटिशियंस ठीक होंगे। अगर पॉलिटिशियन ही करेंगे कि वो मेरा आदमी नहीं है, इसको जेल डाल दो, वो मेरा आदमी है उसको छोड़ दो, वो गलत करा उस पर रेड मार दो, उसका पकड़ लो, ये जब तक होता रहेगा तब तक आप यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसी व्यवस्था को परिवर्तन करने का हम संकल्प ले रहे हैं, जिसमें कि ईमानदारी से ज़मीन पे काम करना, प्रोफेशनली काम कैसे बेहतर होगा, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो सुपरविजन होता है ना, तो सुपरविजन के सुपरविजन नहीं, इवन प्रोसेस सुपरविजन, काम का सुपरविजन, कि आप जो काम कर रहे हैं उसका जो तरीका बंधा हुआ उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिव्यू करा जाए कि आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, आपका जो क्राइम ग्राफ है अलग अलग फील्ड्स में उसमें क्या काम कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या कर रहे हैं, आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग कितना कर रहे हैं, मतलब कि कोई क्राइम होने नहीं दे रहे हैं उसके लिए आपने कितना काम किया। तो इस तरह की चीज़ों पर जब रिव्यू हर महीने होने लगेंगे, जो डीआईजीज आज के टाइम पर शायद अपने आप को सोचते होंगे मेरा काम ही नहीं है, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, आईजी जो 2-4 केस रिव्यू करके लगता है उनका काम खत्म हो गया, उनको जब उनकी काम समझा दी जाएगी, जब डीजीपी महोदय को उनका काम समझा दिया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे क्राइम रिव्यू करना पड़ेगा, और क्राइम कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग को लेके आपको हर महीने एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए किस तरह से, जब डीएम और एसपी का जॉइंट कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि ज़मीन के मुद्दों को उठाया जाएगा और आपको प्रश्न किया जाएगा कि अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ और क्या होता तो ठीक होता, और जो आपके प्रॉब्लम निकल के आते हैं उसको ठीक कराया जाए। अगर इस तरह से काम किया जाए, ज़मीन पर आपको अकाउंटेबल किया जाए, अगर आप जिले के एसपी हैं और आपके वहाँ कुछ हो जाता है, सीधा आपको टांगना चाहिए कि भैया आप बताइए कि आपके ज़िले में क्या हो रहा है, आप थे कहाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना शुरू किए। जिस थानेदार के एरिया के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा, थानेदार होगा, उसको उठाइए, आप पकड़िए, पूछिए भाई ये क्यों हुआ है, ये क्यों गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब एक पक्ष ठीक हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही बेहतर हो जाएगा। दूसरा पक्ष इसका ये है कि आपको सिखाना पड़ेगा इनको बेहतर व्यवहार करना, ये सिखाना पड़ेगा कि आप एक सामाजिक काम में, आप जो काम कर रहे हैं वहाँ समाज के साथ डील कर रहे हैं, आप इसमें 99% लोग अच्छे लोग हैं, 1% आदमी है जो बुरा है, तो वो 1% से बुरा व्यवहार करने के चक्कर में आप 99% को रगड़ नहीं सकते। तो एक बेहतर सॉफ्ट स्किल्स भी उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पुलिस की ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसको 8 घंटे का शिफ्ट सिस्टम में आप कैसे लाएंगे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप एक आदमी को 3-3 दिन लगातार ड्यूटी करा रहे हैं, या 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो तो चिड़चिड़ा होगा ही, उसका तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही। तो आप उस चीज़ को कैसे बेहतर करते हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा, और इस तरह से बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके संग कैसे आप मिला के एक साथ काम कर सकते हो उस पर करना पड़ेगा। पुलिसिंग का काम सिर्फ यही नहीं हो जाता है ना कि आप थाना पकड़ना, चोर, ये तक नहीं है। पुलिसिंग का काम उससे कहीं ज़्यादा है। हर आदमी जो अपने घर पे सोया हुआ उसको ये इत्मीनान होना चाहिए कि कोई सड़क पे घूम रहा है, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, आपके मोबाइल से भी कोई घुस के आपके संग बुराई ना कर सके, इसका भी तरीका होना चाहिए। जो शराबबंदी वाली बात चल रही थी कि अगर बाई चांस शराब शुरू जब होता है तो महिलाओं को क्या डर है कि भाई हम शराब पी के आके हमारे घर में तंग करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बदमाशी करेंगे, यही महिलाओं का होता है। तो एक ऐसा सेल क्यों नहीं ओपन हो सकता है जो कि इमीडिएट रिस्पांस सेल हो, जो कि इस तरह का कि कहीं से भी एक हेल्पलाइन नंबर हो कि वहाँ से जिसके घर में भी प्रॉब्लम सीधा वहाँ जाके उसके पर एक्शन लेना है, उसको टांग के लेके जाना है, एंड प्रॉपर उस पर पुलिसिंग के तहत जो तरीके हैं उस हिसाब से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो महिलाओं का ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएगा कि भाई दारू पी के बदमाशी करता है या कुछ भी। तो ऐसे काम करने का अगर इंटेंशन हो, तरीका पता हो और ईमानदारी हो मन में, मैं बताता हूँ पूरा पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिहार का ठीक होने में 3 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा वक्त लगता है तो फिर वो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। 3 महीने में आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर यानी जनसुराज की अगर सत्ता आती है तो बिहार में क्राइम कंट्रोल कर लेंगे। 3 महीने में हम बता रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं, प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, ये क्राइम होने ही नहीं देंगे,
है ना, होने ही नहीं देंगे आपको क्राइम। आप क्राइम करके सोच भी नहीं सकते, आप सोचेंगे तो उसी पे कार्रवाई हो जाएगी, अगर सोच भी लिए तो कर दिए फिर तो आप कहना ही क्या है। तो उस लेवल पे काम होगा। क्यों होगा ये, जब तक हम नहीं कर पाए ना नरोत्तम जी, अगर जब तक हम लोग इस लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, बिहार में कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये धरातल है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जब पुख्ता होगा तभी जाके उस पर कोई डेवलपमेंट की बात हो सकती है। पढ़ाई लिखाई, अब क्या पढ़ने भेजेंगे बच्चे को, रास्ते में किडनैप हो जाएगा तो आप क्या भेजेंगे बच्चे को, या किसी को दुकान करने के लिए अगर कोई आके आपको पेट्रोल पंप पे या आपके मॉल पे आके गोली मार जाता है तो आप क्या अपने घर वालों को बाहर सड़क पे भेजेंगे, अगर ट्रैफिक में आपका रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है तो इन सब जब बेसिक चीज़ों को आप ठीक नहीं कर पाते तो आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इनिशियल 3 महीने का वैसा टाइम, मैं एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूँ आपसे, है ना, कि हम लोग इतना भी टाइम नहीं लेंगे। 3 महीने मैक्सिमम टाइम है, जब तक कि एकदम स्थिर हो जाएगा यहाँ का कानून व्यवस्था। और जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पुलिसिंग आप कह सकते हैं ना पूरे देश भर में, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बेस्ट कानून व्यवस्था अगर बिहार में हम लोगों ने 3 महीने में ना खड़ा कर दिया तो आप देख लीजिए। चलिए अब चुनाव पर बात कर लेते हैं। लोकसभा के आपने चुनाव लड़ा, अब आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतरना है। देखिए, मैं 243 सीट पे काम करना चाहता हूँ पर्सनली, हाँ, और मैं चुनावी जो ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है इसमें ज़रूर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। बट मैं पर्सनली विधानसभा लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये डिसाइड करेगा हमारा संगठन। मैं पर्सनली तो लोकसभा के पक्ष में हूँ अपने लिए, है ना, मैं देख रहा हूँ अपने आप को कि मैं लोकसभा में बिहार की बात रख पाऊँ, उस बात को मैं देख रहा हूँ कहीं लॉन्ग टर्म में मैं अपने आप को वैसा देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर संगठन को लगता है कि नहीं, विकास के हित में, ये बिहार के हित में, है ना, और संगठन के हित में, अगर मुझे भी इस चुनाव में कहीं पे से उतरना है, और चाहे बिहार में किसी क्षेत्र से कहीं से हो, अगर संगठन चाहेगा तो मैं उसके लिए ना नहीं बोलूँगा, मैं ओपन हूँ उसके लिए। लेकिन पूरे बिहार की हम बात नहीं करेंगे, हम बक्सर के ही सिर्फ बात करेंगे। 2 ऐसा विधानसभा रहा जहां पर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा, आपको जितना वोट आया उसके अनुसार। एक बक्सर शहर का रहा, एक बरहपुर का रहा। कौन सा सीट आप चुनेंगे? नहीं, देखिए, मैं अपने लिए अभी बता रहा हूँ, हो सकता है मैं जाके भागलपुर में लड़ूँ, मधुबनी में लड़ूँ, कौन जानता है, अगर लड़ना पड़े। नहीं, बता रहा हूँ संगठनिक काम पे मैं बिहार एज अ होल देख रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, एक ज़मीन होनी चाहिए किसी की। मैं बक्सर सदर में रहता हूँ, मैं वहीं से हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ का आई कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से विधानसभा लड़ूंगा या कुछ ऐसा, दूर दूर तक मेरे दिमाग में कहीं नहीं है। संगठन जैसा कहेगा, जिसको लड़ेगा, जिसको लड़ाएगा, उसके लिए मैं लग जाऊंगा और पूरी तरह से। जैसे अभी मैं तरारी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, तरारी जो उपचुनाव होने वाला है, मैं तरारी में पूरा ऐसे घूम रहे जैसे मुझे ही चुनाव लड़ना है, उस तरह से मैं मेहनत करूंगा, वहाँ पे कर रहा हूँ और करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो वही मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं संगठन के रूप में मैं चाहता हूँ कि मैं राज्य स्तर पर काम करूँ। पर्सनली मैं राज्य स्तर पे काम करने में, मैं यार आईपीएस की नौकरी जो छोड़ के आया, तो जिला स्तर पे तो पहले भी काम करा था, तो दायरा बढ़ाने आया ना, फिर आप मेरे को एक विधानसभा में फंसाना चाह रहे हैं या कहीं एक छोटे क्षेत्र में फंसाना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ पूरे राज्य स्तर पे काम करने का, एक बड़े लेवल पे काम करने का, एक बड़े टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के काम करने का। तो वो मेरा इरादा है। लेकिन संगठन जहाँ मुझे प्लेस करेगा, मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ। देखिए, अब संगठन में हूँ, संगठन के जो डिसिप्लिन है, संगठन जैसा जहाँ बोलेगा मैं वहाँ पर काम करूँगा। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हैं, आपके नेता ऐलान कर दिए हैं, आप तरारी पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक सवाल है कि आपके जो लोकसभा है, वहाँ के जो सांसद हैं, एक सीट पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उस पर आपकी क्या भूमिका होने वाली है? नहीं, उस पर भी होगी ज़रूर। रामगढ़ तो देखिए उस लोकसभा का हिस्सा बनता है और मैं पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लूँगा, क्योंकि आगामी टाइम में मैं खुद को देख रहा हूँ कि, है ना, कि उस क्षेत्र से मैं खुद चाहूँगा कि उस क्षेत्र से मैं खुद चुनाव लड़ूँ। हाँ, देखिए, अब फिर संगठन की बात अल्टीमेटली होगी, संगठन तब क्या चाहेगा। लेकिन हाँ, मैं अभी के लिए वैसा देख रहा हूँ, क्योंकि होता ना कि वो अभी रिसेंटली जला हूँ वहाँ से, तो मेरा तो रहेगा हमेशा कि भैया नहीं, रामगढ़ की जनता को सही विकल्प मिलना ज़रूरी है। एक सही राजनीति वहाँ पे होनी चाहिए और उनका हक बनता है, उनका अधिकार है रामगढ़ का कि वो विकसित हों, वहाँ पे उनका ऐसा सांसद हो जो उनसे जुड़ के रहे, उनका हो के रहे और उनके लिए सदैव काम करता रहे। तो इसके लिए हम लोग रामगढ़ पे भी मेहनत करेंगे ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका जुड़ाव था, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़े। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी आपको टिकट नहीं दे पाई? पीछे के संदर्भ थोड़ा सा आप आज कैमरे के सामने। नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, मैं कभी उसका मेंबर नहीं था। हाँ, मुझे मेंबर बनाया ही नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का, मैं मेंबर ही नहीं था। मेंबर ही नहीं था तो लोग क्यों मेरे को उसके संग जुड़ाव की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ज़रूर मेंबर रहा हूँ, मैं उसके लिए कार्यरत रहा हूँ, मैं बाल स्वयंसेवक हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ इस बात को, अपना चरित्र थोड़ी आप झुटला देंगे भाई, जो हूँ वो हूँ। वहाँ से सीखा मैंने, संगठन का काम सीखा है मैंने, वहाँ से सीखा है चरित्र निर्माण का काम सीखा है, राष्ट्र प्रेम की बात सीखी है, ये सब चीज़ है। लेकिन ये नहीं होता है, देखिए, कि अगर कि आप जहाँ थे वहाँ पे अगर, है ना, कि आपको एक जगह नहीं मिलता है तो आप उसी में क्लिंग पकड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए,
एक मंच है, राजनीतिक पार्टी एक मंच है, ये अंत नहीं है। मेरा मेरा अंत है इस बिहार की भूमि, इस भारत की भूमि, उसके लिए मुझे काम करना है। अगर आप मुझे मंच नहीं खोज रहा ना कि आपने दिया, यार मैं अपनी पार्टी भी बना सकता था, ये कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन द पॉइंट इज कि जब जन स्वराज जैसा एक ऐसा दल खड़ा हो रहा है जहाँ पे कि इतना बड़ा एक काम कर रहा है जो बिहार के लिए, नेतृत्व से उसमें बातचीत हुई थी कुछ? नहीं, हाँ बातचीत हुई थी, तो मुझे ये बात समझ में आ गया और मुझे लगता कहीं ना कहीं अच्छा किया। नहीं उसको देखिए पर्सनल देखिए, पर्सनल नहीं कहते, बात पुरानी हो गई। मैं इस बात को बहुत डिटेल में बोल चुका हूँ, काफ़ी इंटरव्यूज उसमें लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात किया था, मैं वहाँ भी संगठन के लिए काम करना चाहता था। पहले संगठन के लिए मैंने बोला था कि संगठन के लिए काम करते हैं, और अगर वहाँ पे आप सीट बदल रहे हैं या कहें तो मुझे कंसीडर ज़रूर करिएगा, इतना ही बात था। ये नहीं कहा था, दावेदारी नहीं करता ना मुझे टिकट देना पड़ेगा, टिकट वाला चीज़ नहीं। लोग बहुत छोटे में समझते हैं ऐसी बात को, है ना। मैं ऑलरेडी एक बड़े पोस्ट पर बैठा था, पोस्ट छोड़ के आया, जिले का एसपी था जब छोड़ के आया मैं वहाँ पे, है ना। तो एक पोस्ट छोड़ के आया हूँ और आपको लगता है मैं ये आपकी टिकट की दावेदारी और इस सब रेसों में हूँ, मैं नहीं हूँ। आप देख लीजिए कहीं पे जहाँ भीड़ भाड़ होता है ना, मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ। हाँ, अपने ही अभी इस प्रोग्राम में ही देख लीजिए, इतना इतना गुत्थम गुत्थी लोग कर रहे थे आगे आने के लिए, आगे ना भैया तुम आगे बैठो, हम जाके आराम से पीछे बैठेंगे। तो आप अपनी मेरिट से आगे बढ़ते हैं यार, गुत्थम गुत्थी करके नहीं बैठते हैं। आपकी क्षमता, ये आपका भविष्य आपकी क्षमता तय करती है। आपका किसका टिकट मिला, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ दिख रहे हैं, इसमें नहीं तय करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मुझ में वो मन है, वो विश्वास है और क्षमता भी है जिसको लेकर मैं बिहार के लिए काम कर सकता हूँ। और जन स्वराज एक ऐसा मंच है जो हम जैसे लोगों को एक सही संगठन और संसाधन मुहैया कराता है कि आप आगे बढ़िए और बिहार के लिए निष्पक्ष और निडर होकर काम करिए, तो वो हम करेंगे। एक अंतिम सवाल है, आप संघ से जुड़े हुए हैं, सावरकर को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उनके विचारों को मानते होंगे, लेकिन एक इंटरव्यू, निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान, पता नहीं आप सुने हैं कि नहीं, आपके नेता कहते हैं कि हम सावरकर को नहीं नेहरू को मानने वाले लोग हैं। देखिए, मैं एक विचारधारा की बात है, फिर आप नेता पे आप कई बार बोले आपके नेता, तो मैं इस पे भी आपको ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, कि इस पे भी ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि मैं नेता भक्त नहीं हूँ, मैं एक विचार भक्त हूँ, मैं विचार भक्त हूँ। तो मैं क्या बोला आपको, मैं चरित्र निर्माण की बात मानता हूँ, मैं राष्ट्र निर्माण की बात मानता हूँ, ध्वज सर्वोपरि की बात मानता हूँ, है ना। मैं ये सब चीज़ें मानता हूँ। अब उसको कब किस ऐतिहासिक खंड में किसने उस बात को बोला, फिर बाद में उसको किसी और तरीके से बोला, अब राजनीतिक तौर पे उसको सटीक करके बोला, कोई फ़र्क मुझे उससे नहीं पड़ता किसने बोला, कब बोला। ये बात अगर सावरकर जी ने कहा, मैं सावरकर जी को मानूंगा, नेहरू जी ने कहा, मैं नेहरू जी को भी मानूंगा, गांधी जी ने बोला, मैं गांधी जी को भी मानता हूँ, मैं अम्बेडकर जी बोलेंगे, मैं उनको भी मानता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि जितने नेता हैं, हाँ, किसी ने भी राष्ट्र के अगेंस्ट कभी सोचा हो, या करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन मैं वही बात, एक बात को लेके चला हूँ कि यहाँ हमारा आज के दिन में बिहार सर्वोपरि होना चाहिए, उसके ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही, कि बिहार मजबूत बने। और बिहार को मजबूत बनाने के लिए आपको मजबूत चरित्र के नेतृत्व चाहिए। बिहार को मजबूत बनाने के लिए हर बिहारी को मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मजबूत बिहार नहीं बनेगा तो एक मजबूत भारत बनने में बिहार की भूमिका बहुत नगण्य हो जाएगी। तो चलिए, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। लंबी बातचीत हुई है, देखिए इस वीडियो में। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।